मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं भाई अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, दो शब्द कमेंट में लिख दो ताकि मुझे ये मालूम हो कि मेरा वीडियो आप लोगों को कुछ ज्ञान की वृद्धि दे रहा है। आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कुंडली पर। कन्या जाति की कुंडली है और जिसने बीएससी नर्सिंग लड़ते झगड़ते पकड़ते पकड़ते कैसे न कैसे तो कर लिया, लेकिन अभी नौकरी में बार बार असफलता का दरवाजा देखना पड़ रहा है। कितनी बार भी टेस्ट देती है लेकिन वही रह जाती है। क्यों रह जाती है, बार बार क्यों असफलता मिलती है, वो देखेंगे। कुंडली में मैंने आपको पहले भी बताए हैं, अभी भी बताता हूं, राहु द्वारा कुछ अशुभ योग निर्मित होते हैं। जैसे गुरु राहु का चांडाल योग हो गया, सूर्य राहु का ग्रहण योग हो गया, चंद्र राहु का शापित योग या पिशाच योग हो गया। इसी तरह से बुध राहु का योग भोखंड योग कहा जाता है। बुध क्या है? बुध बुद्धि का कारक है। जिसका बुद्ध बलवान होता है उसकी तेज बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती है और वाणी का कारक है। उसकी बातचीत भी बहुत अच्छी होती है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। अच्छी बुद्धि होती है बलवान होने से, अच्छी मधुर में वाणी होती है और इन दोनों के गुण होते हुए वह जातक किसी को भी अपने फेवर में कर लेता है। अपने अधीन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी को भी अपने साथ मिला लेता है। दूसरे शब्दों में बुध बहन भुआ का कारक है। बुध बहन भुआ का कारक है और कुल देवता का कारक है। अब बुध की युति राहु के साथ क्यों आई? पूर्व जन्म में या तो कुल देवता के प्रति इनके पूर्वजों ने अनादर किया, या बहन भुआ का अनादर किया, या इनके द्वारा, इनके वंशज में किसी के भी द्वारा क्यों ये दोष जो चलता है, ये दर्शकों बहुत भयंकर दोष होता है और इसमें खंडित हो जाता है। ये कई पीढ़ी तक ऐसा दोष चलता है, शापित योग हो जाता है। क्यों हुआ है शापित? पूर्व जन्म में इनके किसी वंशज की वजह से किसी बालक की केयर टेकिंग में, देखभाल करने में कमी होने की वजह से उस बालक की मृत्यु हुई। छोटा बच्चा है, बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी आत्मा तो है। अगर ऐसे केस में अगर हो जाती है तो वह बालक पिशाच के रूप में पीछा करता है और उसके प्रभाव से कितने भी अच्छी कुंडलियां होने दो, दरिद्रता यापन करना पड़ता है। संतान अयोग्य होती है और वंश खंडित हो जाता है। दत्तक पुत्र भी लो तो भी गुजारा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब संतान सुख से विहीन हो जाता है। तो ये इतना अशुभ योग है, इसको साधारण में लेने से नहीं होता और ये साधारण उपाय से जाता भी नहीं है। जो शापित कुंडली है वो दर्शकों साधारण उपाय से नहीं जाता, वो आ गया। अब उसमें आप कल्पना कीजिए, अगर बुध आपका कुंडली में कारक ग्रह है तो और अति हानि करेगा। किसी भी लगन की कुंडली में ये लगन के 12 भाव हैं। हर प्राणी के लिए बुध बुद्धि का कारक है, कुल देवता का कारक है और वाणी का कारक है। किसी भी लगन की कुंडली में जहां पर वह कारक होगा तो अधिक हानि कर देगा, अकारक होगा तो सामान्य जो मैंने आपको बताया वो तो हानि करेगा ही करेगा। लेकिन जब हम परीक्षा में जाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी तेज बुद्धि नहीं होती, भ्रमित हो जाती है, राहु भ्रमित कर देता है, तो हम अंकों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए बार बार असफलता की हानि होती है। अगर हम साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू में जाते हैं
तो वहां पर बुध वाणी का कारक है। तो हमारे कुछ वाणी ऐसी होती है कि उनको पसंद नहीं आती और रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है। आज बात करेंगे लग्नेश तीर्थ भाव में। लग्नेश तीर्थ भाव में हो, किसी भी राशि के किसी भी लगन की आपकी कुंडली है, जहां पर लग्नेश तीसरा भाव में होता है तो अच्छा माना गया है, विशेष पुरुष माना गया है कि तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। वो खाली बैठ करके नहीं कमा सकता, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ करने दे कि परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है, तीसरे भाव में अच्छा होता है। और फिर लग्नेश जब तीसरे भाव में होता है तो सीधा 9 भाव को देखता है कोई भी लग्न कुंडली का। तो लग्नेश जब 9 भाव को देखा तो भाग्य भाव भी अच्छा होता है। 10th भाव का स्वामी, ये 10th भाव है, हमारा व्यवसाय का भाव है, ऊंचाई पर ले जाने वाला है, शीर्ष कौन है। अगर इसका स्वामी 8th भाव में आ जाए तो ऐसा मान लो पूर्व जन्म के पाप कर्म के परिणाम स्वरूप 10th भाव का स्वामी 8th में आता है। आगे बात करेंगे द्वितीय भाव धनेश। धनेश अगर 10th में आ जाता है तो ये कहा गया है कर्म करके पैसा कमाएगा। क्यों? धन भाव का स्वामी एक आमदनी के 10th भाव में आ जाए, कर्म भाव में आ जाए तो वह कर्म करके पैसा कमाने वाला शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। और भाग्येश 10th, भाग्य भाव का स्वामी 10th में हो तो भी अच्छा माना गया है। भाग्य भाव का स्वामी 10th में हो तो भाग्य उसका साथ देता है और माता पिता का भक्त होता है, मतलब उस एक सम्मानित योग माना गया है। परंतु जब कुछ बुध और राहु का अशुभ योग जिसमें आ जाता है तो सबको पीछे छोड़ देता है। और फिर चंद्रमा लगन, एक लगन है और बुध भी पीड़ित हो और चंद्रमा भी पीड़ित हो। बुध बुद्धि का, वाणी का कारक मैंने आपको बता दिया, कुल देवता का कारक बता दिया, बहन बुआ का कारक बता दिया। उन कर्मों में कहीं ना कहीं पीछे रही और किस वजह से ऐसा हुआ वो भी मैंने बता दिया। और फिर देखिए वैसी जातिका को वही प्रोफेशन मिला। बीएससी नर्सिंग में क्या होता है? बच्चों की देखरेख, चिकित्सा से संबंधित। तो जरूर पिछले जन्म के कहीं अधूरे कर्म रह गए और इसी से अरब जाति का काम के लिए भटक रही है। चंद्रमा भी पीड़ित हो तो मानसिक बल कमजोर हो जाता है। एक तरफ बुध बुद्धि को कमजोर कर देता है, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बल को कमजोर कर देता है। चंद्रमा भी अपने आप में एक लगन है। अब ये इन बातों पर विचार करेंगे और ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और जाति का भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, बार बार असफलता का कारण क्या है? वह बुध राहु की युति भी है। इसमें जातिका का जन्म 31 अगस्त 1997 कृष्ण 3 उत्तरपाद्रा नक्षत्र 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन की 29 डिग्री है, 29 डिग्री 1 मिनट है। तीर्थ भाव में सूर्य 4 डिग्री और बुध 21 डिग्री लेकर के, राहु 26 लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में शुक्र नीच राशि में है, बिल्कुल नीच राशि में है, 10 डिग्री लेकर के शुक्र नीच राशि में है और शुक्र का नीचत्व भी भंग नहीं हो रहा है। मंगल 10 डिग्री 14 मिनट लेकर के, मंगल 6ठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। गुरु सप्तमेश और दशमेश है, 8th भाव में नीच राशि में है, वक्री है, उच्च के फल देगा सिद्धांत के मुताबिक तो दे, लेकिन आ तो 8th में गया, क्या उच्च के फल देगा? वैसे ही उच्च दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, अच्छा देगा, कुटुंब का धन का अच्छा देगा। जैसे सिद्धांत के आधार से काम करेगा तो धन देगा। 9 भाव में केतु 26 लेकर के, चंद्रमा 8:40 लेकर, ये 8:40 26 यानी 27, चंद्रमा केतु एक ही साथ है, युति बन रही है, चंद्रमा पीड़ित है। शनि 26 डिग्री लेकर के 13 मिनट लेकर के, यह ग्रहों की स्थिति रही। मिथुन लगन के 29 डिग्री है, लगन मृत अवस्था में है। बुध 21 डिग्री 57 मिनट लेकर के, लग्न अंश को देख करके बुध राहु से पीड़ित है और सूर्य की 4 डिग्री है तो सूर्य कमजोर हो जाता है। अच्छा, तो यहां पर बुधायुक्त योग नहीं बनता क्यों? सूर्य 4 डिग्री पर, बुध 21 डिग्री पर, 17 डिग्री का अंतर रह जाता है, तो इतना कोई सफल योग नहीं बनता। फिर बुध पीड़ित हो जाता है राहु से, तो बुधायुक्त थोड़ा बनता भी है तो वो पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया। जैसे मैंने आपको बताया बुध राहु की पीड़ित हो गया, तीसरे भाव में पीड़ित हो गया।
मंगल पंचम भाव से अच्छी आमदनी ले रहा, अपनी राशि को देख रहा है, अच्छी आमदनी खींचेगा। और मिथुन लगन के लिए मंगल अकारक है, छठे से छठा अशुभ माना गया है। जितना कमाएगा अष्टम दृष्टि से उतना ही खर्च कर देगा। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि द्वादश भाव को देखा, उतना ही खर्च कर देगा। गुरु भी यहां जितना कमाएगा उतना ही खर्च कर देगा। गुरु भी यहां पर इतना कमाएगा, अपनी पंचम दृष्टि द्वादश भाव को देखेगा, खर्च कर देगा। और गुरु की नव दृष्टि यहां पर आएगी। लेकिन आगे देखते हैं कि गुरु क्या कंडीशन देता है। गुरु सप्तमेश है, अष्टम भाव में चला गया। चाहे उच्च का होने दो, चाहे यहां पर कैसा भी होने दो, वो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव में गया हुआ। और शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, कन्या लगन है, विवाह का कारक गुरु बनता है। विवाह में थोड़ी सी देरी वाली बात आ जाती है, क्योंकि वक्री है, यहां पर कहा गया उच्च का देगा, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। तो शुक्र भी नीच राशि में है। कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, गुप्त अंगों का स्वामी, नीच राशि में चला गया, लेकिन अपने दसम भाव को उच्च राशि से देख रहा है। हर एक ग्रह उच्च दृष्टि से देखेगा। शनि यहां पर भाग्य का स्वामी तो है, लेकिन अष्टमेश भी है, तो इतना धुले हुए शनि देव भी नहीं है, यहां पर अष्टमेश भी है। और चंद्रमा केतु से पीड़ित है, चंद्रमा भी अपने आप में लगना। यह ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रही। और नवास में गुरु उच्च राशि में आ गया और मंगल भी उच्च राशि में आ गया। यहां पर एक समस्या वाली बात आ गई। सप्तम भाव का स्वामी अगर अपने उच्च नवास में है या स्वयं के नवास में है, तो एक से अधिक विवाह होने के योग हो सकते हैं। एकादश भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में है, तो एकादश भाव सभी प्रकार के लाभ का बताया गया है। तो यहां पर भी एक से अधिक विवाह का संबंध हो सकता है। एक से विवाह का संबंध यहां पर भी हो सकता है। और गुरु और मंगल आमने सामने है, तो ये कुंडली इस प्रकार की बनती है। और देखिए दर्शकों, वर्गोत्तम लगन है, लेकिन लग्नेश का नवासपति कौन हुआ? लग्नेश बुध कहां पर गया? तुला राशि में आ गया। लग्नेश का नवासपति तुला राशि के स्वामी शुक्र है, और शुक्र नीच राशि में है। लग्नेश को उसके नवासपति से एनर्जी मिलेगी, तो उसका नवासपति तो नीच राशि में होगा, कहां से एनर्जी देगा? यह भी एक परेशानी आगे आने की। विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है। पुष्कर नवास में चंद्रमा है, बुध है, राहु भी है। चंद्रमा भी पुष्कर नवास में आ गया, मान लिया जाए, लेकिन चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया। पुष्कर नवास में आकर के घरेलू सुखों को अच्छा देगा, अपने बढ़ाएगा, वित्त भाव धन की देगा, लेकिन चंद्रमा तो केतु के साथ पीड़ित हो गया, मानसिक बल कमजोर हो गया। यहां पर भी परमपित्र दोष आ गया। बुध पुष्कर नवास में है, राहु भी आ गया, दोनों पुष्कर नवास में आ गए, दोनों द्वितीय पीड़ित है। बुध लग्नेश है, बुध लग्नेश है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, राहु से पीड़ित है, भ्रमित है, बुद्धि भ्रम हो जाती है। और चंद्रमा मन है, मन का कारक है, चंद्रमा पीड़ित है, तो परीक्षा में परिणाम तो फिर आप समझो कैसे आएगा। तो आजकल कंपटीशन का जमाना है, एकेडमिक की परीक्षाओं में तो पास हो जाते हैं, लेकिन जहां पर प्रतियोगिता की परीक्षा आती है तो वहां पर पैर लड़खड़ा जाते हैं, याद किया हुआ भी भूल जाते हैं। ये इस युक्ति से, और इसको जड़त्व योग बोला गया। जड़ का मतलब मूर्ख योग, जिसमें बुद्धि नहीं है, साधारण भाषा में। तो कैसे हो सकता है जड़त्व योग? कैसे हो सकता है? फिर उसकी बुद्धि कैसे काम करेगी? तो फिर कुछ ना कुछ बहाने वाली बात है। सूर्य लगन में पीड़ित है, चंद्रमा लगन में पीड़ित है, और केतु का प्रभाव यहां पर लगन पर भी है। तीनों लगन पीड़ित है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं दर्शकों कि इनका कोई भी पुरुष अतृप्त योनि में है, और ये शापित कुंडली बन गई है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार के ऊपर। 50 का रूप ले लेती है ये राहु और बुध की कंडीशन क्या थी। इस तरह से कष्ट होता है, वंश भी खंडित हो जाता है, दत्तक भी नहीं टूटते,
पागलपन हो जाता है, अंधापन भी हो जाता है, परेशानियां आ जाती हैं, ये सारे अशुभ योग हो जाते हैं। ये योग साधारण योग नहीं है। ऐसे योग अगर आपकी कुंडली में भी हैं तो उन अशुभ योग भी हैं तो उनका भी सफाया कर देते हैं। तो ये कंडीशन बनती है। अब मैंने किसी भी जातक के लिए विवाह से देखने के लिए लगन देखा, लगन के साथ साथ नवास कुंडली नहीं देखा तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने नवास बनाना शुरू कर दिया। जहां पर नीच राशि में गुरु है, सप्तमेश नीच राशि में, विवाह का कारक भी गुरु है, लेकिन नवास में अपनी उच्च राशि में हो गया तो नवास के रचयिता ये कहते हैं ऐसे जातक के विवाह एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। वो आज का प्रवेश है। पहले प्रवेश में क्या था, एक शौक होता था दो दो तीन तीन शादी करने का, लेकिन आज के प्रवेश में लेखक ये भी लिखते हैं कि आज के प्रवेश में एक से अधिक विवाह के कई रूप हो जाते हैं। वो कौन सा रूप ये ले आप समझदार है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अशुभ योग बन जाता है। एकादश भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में भी आ गया तो भी फर्क पड़ता है। एकादश भाव भी दाम्पत्य सुख देने वाला है, समाज से जोड़ने वाला है, तो भी फर्क पड़ता है। आ गया तो भी एक से अधिक विवाह के योग बनता है। तो मैं बता रहा था लगन के बाद नवास देखना चाहिए। नवास में भी देख लिया तो अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि केतु यहां पर आ गया और राहु का प्रभाव यहां पर आ गया। त्रिकोण में आ गया वो बात अलग है, लेकिन लगन का स्वामी यहां पर नीच राशि में आ गया। लग्नेश का नवासपति शुक्र नीच राशि में आ गया, पर्व पित्त दोष आ गया। दाम्पत्य सुख मिलने में कठिनाई नहीं, बहुत ज्यादा कठिनाई है। विवाह होना एक अलग बात है, दाम्पत्य सुख होना एक अलग बात है। आप लोगों को नहीं पता चलता, हम ज्योतिष का काम करते हैं, जो हमारे पास जो कुंडली आती हैं, दो दो बच्चे हो जाने के बाद कई कई साल शादी हो जाने के बाद भी इस तरह से हो जाता है और पति पत्नी अलग रहते हैं। मैं आगे अगला वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा। और उनके दो बच्चे भी हो गए और लेकिन पति पत्नी अलग रहते, तलाक भी नहीं हुआ, साथ भी नहीं रहे, क्या वही दाम्पत्य? तो दाम्पत्य सुख अलग चीज है, विवाह अलग चीज है। तो यहाँ पर दाम्पत्य, अब इसका सूक्ष्म रूप देखते तो D30 दुष्टता, असफलता, दुर्भाग्य का प्रतीक है। D30 मतलब 12 12 24 और 6, यानी D30 मानो तो छठा भाव समझ लो। और छठा भाव क्या है? जीवन साथी के से द्वादश भाव है, उसके सुख का भाव है, तो वो भी दाम्पत्य सुख को दर्शाता है। D30 भी। D30 में तुला लगन का स्वामी शुक्र यहाँ पर द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया और सूर्य की नीच दृष्टि तुला लगन पर आ गई और यहां पर फिर गुरु नीच राशि में हो गया। D30 भी ये विटनेस देता है, गवाही देता है, इस जातिका का दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं निकलेगा। कुछ ना कुछ आगे लड़का क्या होगी वो अभी विधाता जानता है। दशाएं अंतर दशाएं आएंगी। अभी बुध की महादशा चल रही है 2026 तक, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और बुध पीड़ित है और बुध लग्नेश है। जब पीड़ित है तो अच्छा फल कहां से देगा? उसके बाद केतु की महादशा 33 तक रही पूजा फाल्गुन नक्षत्र में और शुक्र की अंतरदशा चल रही है 27 तक। अभी शुक्र नीच राशि में है, तो परेशानी से भरा जीवन है। और मुख्य चीज यह है कि बुध लग्नेश का पीड़ित होना, चंद्रमा के पीड़ित होने से ये जातिका बार बार असफलता का मुंह देखती है, सफलता नहीं मिलती, परमल पित्त दोष है। 3 कुंडली का तो मैंने यहां पर अध्ययन कर दिया और भी बाकी वर्ग कुंडली का अध्ययन करने के बाद जब किसी मुकाम पर पहुंचा जाएगा, उसके बाद कौन से पितृ दोष निकलते, क्या निकलते हैं, वो उससे संबंधित पितृ दोष ना करें। और कोई भी ऐसे ग्रह अगर कन्या है या पुरुष है, दोष निवारण करने के बाद कन्या कुंभ विवाह करे और पुरुष है तो अर्क विवाह अवश्य करे, फिर शादी करे तो आशाएं बढ़ जाती है, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।